एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि माना कि पैसा सब कुछ नहीं है पर बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। 8 नवंबर सन 2016 के दोपहर को बहुत सारे न्यूज में ये बातें हवा के रूप में फैलने लगती है कि आज मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। उड़ते उड़ते खबर ये भी आती है कि मोदी जी आज पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा करने वाले हैं। कारण ये होता है कि मोदी जी की तीनों सेना प्रमुख के साथ एक फोटो वायरल होते हुए रहती है। बहुत जगह फेसबुक पे 2000 के कुछ फेक नोट का कुछ वीडियो और फोटो वायरल होने लगता है, जिसके बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि शायद देश में 2000 का नया नोट इंट्रोड्यूस होने वाला है। पर रात के ठीक 8 बजे जब मोदी जी देश के जनता के सामने आते हैं तो आपको पता है कि क्या हुआ था। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दोस्तों, नोटबंदी पर लोगों के बहुत ही अलग अलग मत हैं। क्या यह बहुत ही बुरा कदम था? क्या नोटबंदी सही थी? क्या नोटबंदी एकाएक एक रात में लिया गया फैसला था? किन किन लोगों को नोटबंदी के बारे में पता था? क्या नोटबंदी के बाद काला धन वापस आया? नोटबंदी कितना सफल रहा? ये सारे सवाल आज भी हमारे और आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। और अगर सच पूछे तो लोग अपने ढंग से इसके फायदे और नुकसान को बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटबंदी के कुछ ऐसे ही पहलुओं पर जो शायद आपको नोटबंदी को समझने में बहुत हद तक मदद करेंगे। सबसे पहली बात, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी अलग अलग रिसोर्सेज से ली गई है। इसमें न्यूज एडिटोरियल्स, कुछ ऐसे सर्वे हुए हैं जिससे ये जानकारी एकत्रित करके हम आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहले, अगर इसमें आपको कोई कमी लगे या कोई इंप्रूवमेंट आपको लगता है इसमें हम कर सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप सभी के जहन में होगा और वो मेरे जहन में भी था कि आखिर नोटबंदी से पहले नोटबंदी के बारे में कौन कौन जानता। दोस्तों, पीएम के ऐलान के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि अब उनके नोट कागज के रद्दी बन गए। बैंकों में नोटों को जमा करने के लिए एक समय सीमा तय की गई। पर क्या आप जानते हैं कि नोटबंदी होने से पहले नोटबंदी के बारे में आखिर किन किन व्यक्तियों को यह बात पता थी? गोवा के एक रैली में नरेंद्र मोदी ने इस बारे में एक चर्चा जरूर की थी। नोटबंदी उन्होंने किस तरीके से लागू? अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी के नोटबंदी की जो टीम थी उसमें कुल 10 लोग थे, जिसमें से सबसे पहले थे नरेंद्र मोदी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, पीएम के पर्सनल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, उनके एडिशनल सेक्रेटरी प्रशांत कुमार मिश्रा, फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लावासा, शशिकांत दास, करेंसी इंचार्ज सौरभ गर्ग, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आर गांधी और आरबीआई के नए बनने वाले गवर्नर उर्जित पटेल। इन 10 लोगों को नोटबंदी के बारे में पहले से पता था, क्योंकि यही वो 10 लोगों की टीम थी जो नोटबंदी पे पिछले 11 महीने से और 10 महीने से काम कर रही थी। मतलब यह हुआ कि यह काम लगभग जनवरी से शुरू हो गया था। यानी कि नोटबंदी एकाएक और एक दिन में लिया जाने वाला फैसला नहीं था। इसके पीछे लगभग 10 से 11 महीने पहले से काम चल रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 7 अप्रैल को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें नोटबंदी के बारे में बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की गई है। आप उस रिपोर्ट को गूगल पे जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। 4 सितंबर को नए गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर को ले लिया जाता है और सितंबर माह में ही 2000 के नए नोटों की छपाई का काम शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि नए नोट पर उर्जित पटेल के सिग्नेचर आपको आसानी से मिल जाएंगे। लगभग उसी वक्त आरबीआई ने सभी बैंकों को यह रिपोर्ट जारी करके कहा था कि सभी बैंक 100 रुपए के नोटों का ज्यादा उपयोग करें, और ये बात हम कर रहे हैं सितंबर के समय की। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस बात का प्रूफ है कि जैसे ही बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों को ये बोला कि आप 100 रुपए के ज्यादा नोट को यूज करें, तो ये इस बात का प्रूफ है कि नोटबंदी की प्लानिंग लगभग उसी वक्त से अपना रूप ले रही थी। 2 नवंबर यानी कि नोटबंदी से ठीक 6 दिन पहले आरबीआई ने सभी बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि वो 100 के नोटों को ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ करवाए। चूंकि आरबीआई नोटबंदी के लिए फूक फूक कर कदम रख रही थी और वह यह नहीं चाहती थी कि नोटबंदी के बारे में किसी को भी कुछ पता चले, इसलिए आरबीआई ने उस वक्त यह कहा कि यह सर्कुलर एक रिसर्च के बाद जारी किया गया है ताकि लोगों को नोटबंदी के बारे में कोई शक ना हो। नोटबंदी से कुछ घंटे पहले इधर पीएम मोदी अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी के मंत्रियों को भी यह पता नहीं था कि कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी नोटबंदी का ऐलान करने वाले हैं। पीएम मोदी इस मीटिंग से पहले सभी मंत्रियों का मोबाइल बाहर रखवा देते हैं और इधर पीएम मोदी अपना रिकॉर्डेड भाषण, जो कि वो पहले ही रिकॉर्ड करवा चुके थे, नोटबंदी के बारे में जो ऐलान करने वाले थे, जब तक वह भाषण टीवी पर पारित नहीं हो गया तब तक सभी मंत्रियों को बाहर निकलने के लिए नहीं दिया गया था उस मीटिंग हॉल में। 26 जून 2016 को मोदी ने मन की बात में
नोटबंदी की तरफ इशारा जरूर किया था। हालांकि मोदी जी ने सीधे तौर पर इस बात को कभी नहीं बोला कि वो नोटबंदी करने वाले हैं। उन्होंने ये बोला था कि अगर 30 सितंबर तक लोग अपने धन और टैक्स के बारे में सही जानकारी नहीं देंगे तो उसके बाद हम कड़े कदम जरूर उठाएंगे। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले आज हम बात करेंगे निगेटिव इफेक्ट ऑफ नोटबंदी। नोटबंदी के 2 महीने तक स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री में नौकरी खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस सेक्टर में लगभग 15 लाख नौकरी चली गई। बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया क्योंकि कंपनी के पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है 8 नवंबर से 12 नवंबर तक लाखों लोगों को नौकरी से निकाला गया। बीबीसी के रिपोर्टर को बताते हुए AIMO के अध्यक्ष रघुनाथ जी ने बीबीसी को बताया और कहा कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री पर पड़ा है और लगभग 12 से 13 लाख नौकरियां चली गई हैं। रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस लगभग 35% तक कम हो गया है और उसका प्रॉफिट 45% तक की कमी दर्ज की गई है। अगर AIMO की रिपोर्ट की माने तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5% की गिरावट देखी गई थी। नोटबंदी के हालत पर एक लंबी रिसर्च के बाद बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी की रिपोर्ट ने भारत में यह बताया कि लगभग 2016 से 2018 तक 50 लाख नौकरियां गई हैं। अजीम प्रेमजी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि नोटबंदी में सबसे ज्यादा 20 से 24 साल के बीच के जो लोग बेरोजगार हुए उन पे फर्क पड़ा था, जिनमें पुरुष से ज्यादा महिलाओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात के लिए यह छापा था कि 2 साल हो जाने के बाद भी भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नोटबंदी की मार से बाहर नहीं निकल पाया है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोटर्स और कार बनाने के जो सेक्टर हैं वो बहुत पिछड़ रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था भी अभी सही ढंग से आगे नहीं बढ़ रही है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने नोटबंदी के बाद छापा था। फिक्की की एक रिपोर्ट ने बताया कि नौकरी देने वाला कोई भी कंपनी अगले 3 से 4 महीने तक किसी को भी नौकरी देने की हालत में नहीं था क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। और बोला यह भी गया कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 86% करेंसी को बैन कर किया गया है करप्शन को कम करने के लिए, नोटबंदी से करप्शन भी खत्म होगा या नहीं, ये एक सवाल है। दोस्तों, अगर इन सभी एजेंसी के अनुसार हम एक एवरेज डाटा भी निकालें तो लगभग 15 लाख नौकरियां तो जरूर गई होंगी। अगर हम ये मानते हैं कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटबंदी के बाद ये सच है कि लगभग 60 लाख परिवारों में रोजी रोटी की समस्या आई थी। दोस्तों, नोटबंदी काला धन के खिलाफ बताया जा रहा था, लेकिन इस नोटबंदी ने एकाएक अनएम्प्लॉयमेंट को देश में पीक पर पहुंचा दिया था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़े के अनुसार देश में बेरोजगारी दर नोटबंदी के बाद 6.1% पर जा पहुंची थी, जो देश ने पिछले 45 साल के इतिहास में ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं देखी। दोस्तों, एक कहावत बहुत ही चर्चित है, ईच कॉइन हैज 2 फेसेस। अगर किसी का कोई निगेटिव पक्ष है तो उसका कोई पॉजिटिव पक्ष भी जरूर होगा, क्योंकि कहा जाता है कि बंद गरीबी एक दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं नोटबंदी के पॉजिटिव इफेक्ट। सबसे पहले, विपक्ष हमेशा से नोटबंदी को लेकर सरकार को आज तक सवाल करता आया है, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि नोटबंदी से सिर्फ देश को घाटा ही हुआ है। आज हम आपको बताएंगे नोटबंदी के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स। नोटबंदी के ठीक बाद हमारे देश में डिजिटल पेमेंट का एक बहुत ही नया दौर शुरू होता है। ज्यादातर पेमेंट डिजिटली होने लगते हैं, जिससे कि हमारे देश को यह फायदा हुआ कि नोट के संचालन में खर्च हो रहे पैसे अब कम खर्च हो रहे थे और सरकार के पास अब उन सारे पैसों का हिसाब आ रहा था जो ट्रांसफर हो रहे थे। इन सबसे बड़ा फायदा यह भी हुआ कि सरकार का रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ चुका था। गवर्नमेंट को यह मालूम था कि देश के बाहर नकली नोटों का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और नोटबंदी इस पर लगाम लगाने में बहुत हद तक कामयाब रही थी। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर नोट में बहुत सारे काले धन नोट के रूप में वहां पे जमा होते थे। रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद यह चीज भी अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गई थी। नोटबंदी के बाद ज्यादातर पैसा वापस बैंक में आ जाने के बाद लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया। दोस्तों, नोटबंदी के ठीक बाद टैक्स कलेक्शन 71% से बढ़कर 5.42 करोड़ हो गया था और इस बात की चर्चा उस वक्त के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने किया भी था। यानी कि नोटबंदी के बाद रेवेन्यू कलेक्शन बहुत हद तक बढ़ गया, जिस कारण से राज्य और देश के पास अच्छी मात्रा में टैक्स का कलेक्शन हो गया था। ज्यादातर लोग टैक्स स्लैब से जुड़ पाए और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए देश और राज्य के पास अच्छे खासे पैसे अब आने लगे थे। नोटबंदी के बाद कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ। वहां पे पत्थरबाजी की घटनाएं अब बहुत हद तक कम हो गई। हालांकि इसका कुछ हद तक रिलेशन धारा 370 के हटने से भी है, तो वो घटना बाद की है। इसलिए यह बात सच है कि नोटबंदी के होने से आतंकियों की उस वक्त कमर टूट गई थी और उनकी जमा की गई फंडिंग अब रद्दी कागज का रूप ले चुकी थी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ना ही मैं यह बताना चाह रहा हूं कि नोटबंदी गलत थी और ना ही यह कि नोटबंदी सही थी, क्योंकि इसके बारे में मेरे अपने कुछ पर्सनल विचार हैं।
जो मैं आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता, पर आपको इसके अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट को देखते हुए और अपने विवेक से स्वयं में फैसला लेना चाहिए कि नोटबंदी देश के लिए सही था या गलत। हालांकि एक बात यह भी सच है कि नोटबंदी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। आप अपने कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताइएगा कि नोटबंदी आपको सही लगी थी या गलत। जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।